लेकिन अब बात इजरायल और अमेरिका से आ रही उन मीडिया रिपोर्ट्स की जिनमें ट्रंप नेतन्याहू के बीच मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं और इसकी वजह ईरान को लेकर भविष्य की रणनीति है, जिस पर ट्रंप और नेतन्याहू की अलग अलग राय बनने लगी है। ट्रंप बातचीत चाहते हैं तो नेतन्याहू युद्ध पर अड़े, लेकिन क्या वाकई ऐसा है या सिर्फ ये महज ट्रंप और नेतन्याहू का नया छल है? इस रिपोर्ट में देखिए। राष्ट्रपति ट्रंप और बेंजामिन की फोन पर तीखी बातचीत हुई जो करीब 1 घंटे तक चली। नेतन्याहू ईरान के साथ युद्ध चाहते हैं, जबकि ट्रंप बातचीत के जरिए समझौता चाहते हैं। नेतन्याहू का तर्क है कि हमलों में देरी से सिर्फ ईरान को फायदा होगा, जबकि ट्रंप हमले नहीं करने की वजह अरब देशों को बता रहे हैं। नेतन्याहू चाहते हैं कि अपनी पुरानी योजना के मुताबिक ही आगे बढ़ना चाहिए, जबकि ट्रंप फिलहाल वार्ता के पक्ष में है। नेतन्याहू के करीबियों का मानना है कि अमेरिका ईरान का समझौता सिर्फ ट्रंप के झुकने पर ही संभव है और संभावित हमले का विकल्प अभी भी खुला है। वहीं ट्रंप के करीबी उन्हें जंग से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। वो लगातार ट्रंप पर समझौते की दिशा में आगे बढ़ने का दबाव डाल रहे हैं। और अमेरिका की आर्मी को दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना माना जाता है, लेकिन ईरान के साथ युद्ध में अमेरिकी रणनीति नाकाम साबित होती नजर आ रही है। ईरान के हथियारों के तिलिस्म के बारे में जानने की तमाम कोशिशें अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को हैरान कर रही हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी हैरान है कि इतनी लंबी जंग के बावजूद ईरान की सैन्य ताकत अभी भी कम नहीं हुई है। ट्रंप और पीट हेग्सेथ के दावों को गलत साबित कर रिपोर्ट से पता चला है कि ईरान ने बहुत सूझबूझ के साथ अमेरिका का मुकाबला किया। अमेरिकी बारूद और मिसाइलों को तो खर्च कराया गया, लेकिन ईरान सस्ते ड्रोन और पुरानी मिसाइलों से लड़ता रहा। ईरान ने कुछ ठिकानों पर फतेह मिसाइलों से हमला किया। खुर्रम शहर मिसाइल के हमले का दावा भी किया जाता रहा, लेकिन ताकतवर मिसाइलों को ईरान ने सिर्फ टेस्ट किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के मिसाइल ठिकानों को नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरान के पास 1000 से अधिक मिसाइलों का स्टॉक है। युद्ध विराम के दौरान लॉन्चर्स को ठीक कर लिया गया है। ईरान के हथियार कारखानों में दिन रात प्रोडक्शन चल रहा है। और इसीलिए अब सवाल यह है कि क्या ईरान की सैन्य ताकत का असेसमेंट अमेरिका सही तरीके से नहीं कर पाया, या ईरान के बारे में उसको ट्रंप को या ट्रंप के जो एडवाइजर्स थे उनको सही पिक्चर पता नहीं चली। क्योंकि ईरान की सैन्य शक्ति को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसियां सतर्क और लगातार रिपोर्ट दे रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के 30 मिसाइल ठिकाने अभी भी सुरक्षित हैं। ईरान के 50% यानी आधे मिसाइल लॉन्चर भी सुरक्षित हैं। इतनी बड़ी वॉर के बाद करीब 1000 मिसाइलों का स्टॉक अभी भी बचा हुआ है। और इसीलिए अब सवाल यह है कि क्या अब अगर वॉर होगी तो ईरान अमेरिका को उसी क्षमता से या उससे ज्यादा क्षमता से क्या पलटवार करेगा? क्योंकि युद्ध विराम के दौरान ईरान में हथियारों का प्रोडक्शन तेज कर दिया गया है। खासतौर से सस्ते शाही ड्रोन का निर्माण बेहद तेज रफ्तार से किया जा रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने माना है कि ईरान के 50% ड्रोन का स्टॉक दोबारा तैयार हो गया। ईरान में रॉकेट बनाने का काम तेजी से चल रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक 39 दिनों की जंग में ईरान ने सिर्फ 10 साल पुरानी मिसाइलों से हमले किए। ईरान में साल 2025 के बाद बनी मिसाइलें अभी भी बची हुई हैं। ईरान की ताकतवर मिसाइलों का स्टॉक अभी भी बचा हुआ है। युद्ध में सिर्फ पुराने हथियार नष्ट हुए हैं। ईरान कई सालों से हथियार प्रोडक्शन कर रहा है। कई हथियारों की टेस्टिंग आज तक नहीं की गई है। ईरान के पास रिजर्व फोर्स की तरह रिजर्व हथियार भी हैं। एडवांस्ड मिसाइलों से इजराइल पर हमला होगा। अरब देशों के बड़े ठिकानों को टारगेट किया जाएगा। एंटी शिप मिसाइलों से अमेरिकी बेड़े पर हमले होंगे। और खुर्रम शहर और सेजिल ईरान की सबसे ताकतवर और घातक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ईरान इससे इजराइल तक हमला कर सकता है। दावा है कि इनकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इसलिए मिडिल ईस्ट के सभी सैन्य बेस पर हमले हो सकते हैं। ईरान के पास इमाद और गदर-1 जैसी मिसाइलें भी हैं जिनकी रेंज 1700 किलोमीटर है और ईरान इनसे भी अमेरिकी बेस को निशाना बना सकता है। ईरान के मिसाइल भंडार में फतेह-1 नाम की मिसाइल है, हज कासिम मिसाइल है, खैबर शिकन मिसाइलें हैं। ये सभी 1400 किलोमीटर दूर तक टारगेट को नष्ट करने में सक्षम है। ईरान के बिल्कुल करीब मौजूद बेस और टारगेट पर ईरान देशफुल नाम की मिसाइलों की बरसात कर सकता है और इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। पश्चिम एशिया में एक बार फिर बारूदी बवंडर उठने वाला है। ट्रंप ने पाकिस्तान के जरिए तेहरान तक 4 शर्तें भिजवाई हैं और इन 4 शर्तों में ईरान का सरेंडर छिपा है। व्हाइट हाउस ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने यह शर्त नहीं मानी तो इस बार ऐसा हमला होगा जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी अपनी तरफ से रेड लाइन खींच दी है। साफ साफ कह दिया है कि चाहे जो कीमत चुकानी पड़े, ईरान का संवर्धित यूरेनियम ईरान से बाहर नहीं जाएगा। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी पिछले 2 दिनों से तेहरान में डेरा डाले हुए हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में खबर है कि वो शर्तों का आखिरी प्रस्ताव लेकर बातचीत करने तेहरान पहुंच रहे हैं। पहली शर्त, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई रियायत या छूट नहीं दी जाएगी। उसे अपना न्यूक्लियर एजेंडा हमेशा के लिए दफन करना होगा। दूसरी शर्त, हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पूरी तरह खुला रहेगा। तीसरी शर्त, जब तक ईरान फाइनल एग्रीमेंट पर दस्तखत नहीं कर देता तब तक उस पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंधों को नहीं हटाया जाएगा। चौथी शर्त, युद्ध के दौरान ईरान को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई अमेरिका नहीं करेगा। व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ फॉर पॉलिसी स्टीफन मिलर ने ईरान को सीधी धमकी देते हुए कहा है कि अगर ईरान ने अमेरिकी शर्तों पर समझौता नहीं किया तो दुनिया ऐसे भयानक हमले देखेगी जो इतिहास में कभी दर्ज नहीं हुए। इन हमलों में ईरान जलकर खाक हो जाएगा। मुश्तबा खामनेई ने साफ आदेश दिया है कि ईरान का जितना भी संवर्धित यूरेनियम है वो देश के भीतर ही रहेगा और उसे किसी भी कीमत पर बाहर नहीं भेजा जाएगा। यानी ट्रंप की जो सबसे बड़ी शर्त थी कि ईरान को अपना परमाणु जखीरा देश से बाहर भेजना होगा। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी तेहरान में लगातार बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात कर अमेरिकी रुख और शर्तों का पूरा ब्यौरा उनके सामने रख दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने भी पुष्टि की है कि उन्हें पाकिस्तान के जरिए अमेरिका की शर्तें मिली हैं और वो ईरान के मूल 14 सूत्रीय ढांचे के आधार पर इन संदेशों की समीक्षा कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की तेहरान यात्रा का मकसद इसी फाइनल ड्राफ्ट को अंतिम रूप देना है। और ट्रंप की भूल का परिणाम दुनिया भुगत रही है। युद्ध से पहले हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुला था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। ईरान हॉर्मुज़ पर अपना अधिकार जमा चुका है और इसे एक ऐसी संपदा के तौर पर देख रहा है जिससे अरबों डॉलर कमाए जाते रहेंगे। अमेरिका और ईरान की इस जंग में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पिस रही है। इसके साथ ही तेल से होने वाली आमदनी पर चलने वाले खाड़ी देश भी संकट में घिर गए। अब सवाल है कि क्या अमेरिका हॉर्मुज़ को ईरान से छीन पाएगा या फिर दुनिया को बचाए रखने के लिए वैकल्पिक रास्तों पर निर्भर होना पड़ेगा। देखिए कैसे हॉर्मुज़ वैश्विक शक्ति संतुलन बदलने का कारण बन रहा है। IRGC ने पिछले 24 घंटे में तेल टैंकर, कंटेनर जहाज समेत 26 कमर्शियल जहाजों को हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने की इजाजत दी है। 26 जहाज हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरे हैं। कई जहाज ईरान के ट्रैफिक लेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान जंग से पहले हॉर्मुज़ स्ट्रेट से 100 से ज्यादा जहाजों की आवाजाही रोजाना होती थी, लेकिन हॉर्मुज़ पर ईरान के प्रतिबंधों की वजह से जहाजों की संख्या घटकर 5 से 12 तक रह गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से हर रोज 20 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल भेजा जाता था, जो ईरान जंग की वजह से घटकर 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन के आंकड़े तक गिर गया है। हॉर्मुज़ नाकेबंदी के कारण दुनिया की लगभग 20% कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसी रास्ते के बंद होने से यूरोप और एशिया को मिलने वाले 30% LNG की सप्लाई तक रुक गई है। हॉर्मुज़ बंद होने और ईरान के हमलों से खाड़ी देशों का तेल गैस उत्पादन घट गया है। खाड़ी देशों का तेल गैस 11 मिलियन बैरल प्रतिदिन कम हुआ है। सऊदी अरब, UAE, कुवैत, इराक और ईरान दशकों से पेट्रो डॉलर व्यवस्था के मजबूत पिलर रहे हैं। इनकी पूरी अर्थव्यवस्था इस तेल बेचने पर टिकी है। तेल बेचकर ये देश डॉलर कमाते हैं और उसी डॉलर से अपने देश का विकास करते हैं। विदेशी सामान का आयात और राष्ट्रीय सुरक्षा भी इसी अर्थव्यवस्था पर टिकी है। ईरान के हॉर्मुज़ बंद करने से यह पूरी व्यवस्था और खाड़ी देशों में कम से कम 3 ऐसे तेल रूट पर तेजी से काम चल रहा है जिन्हें हॉर्मुज़ का विकल्प माना जा रहा है। पहला वैकल्पिक तेल रूट देखिए, यह है किरकुक से जयहान पाइपलाइन। यह पाइपलाइन उत्तरी इराक के तेल क्षेत्रों से निकलकर तुर्की के जयहान पोर्ट तक जाती है और वहां से तेल सीधे भूमध्य सागर तक पहुंच सकता है। अगर यह रूट सक्रिय हुआ तो इराक का तेल फारस की खाड़ी में आए बिना ही यूरोप तक पहुंच सकता है। अगला प्रस्तावित रूट बसरा से अकाबा पाइपलाइन है। यह इराक के दक्षिणी तेल क्षेत्रों से निकलकर जॉर्डन के अकाबा पोर्ट तक पहुंचाने की योजना है। वहां से लाल सागर के रास्ते निर्यात होगा। इस तरह हॉर्मुज़ के जोखिम भरे रास्ते से बचाकर सीधे लाल सागर के रास्ते तेल भेजा जा सकता है। तीसरा है सऊदी अरब के रणनीतिक ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, जो अबकैक से पश्चिमी तट के यानबू पोर्ट तक जाती है। इससे सऊदी अरब फारस की खाड़ी को पूरी तरह बाईपास करके तेल को सीधे लाल सागर तक पहुंचा सकता है। इन सभी की क्षमता लगभग 5 से 7 मिलियन बैरल प्रतिदिन है। यानी अगर हॉर्मुज़ में संकट लंबा चला तो यही पाइपलाइनें मिडिल ईस्ट की तेल सप्लाई को जिंदा रखने का सबसे बड़ा सहारा बन सकती है। और ईरान संकट का समाधान अभी पक्का नहीं हुआ है और यूरोप में एक नया संकट गहराता जा रहा है। यह है यूरोप के नेटो सदस्य देशों से रूस की जंग का खतरा।
क्योंकि यूरोप के देश यूक्रेन की मदद के लिए काला सागर सहित बाल्टिक क्षेत्र में सैन्य सर्वेक्षण और हवाई घेराबंदी कर रहे हैं। रूस इससे भड़का हुआ है। रूसी सेना ने यूरोप को चेतावनी देने के लिए ब्रिटेन के ड्रोन पर वार्निंग स्ट्राइक की है। यूरोप पर युद्ध का खतरा इस समय गहरा रहा है, जब नेटो गठबंधन में अमेरिका के समीकरण गड़बड़ा रहे हैं। ब्रिटेन की रिपोर्ट है कि रूस का Su-35 ड्रोन के बहुत करीब आ गया। इससे ड्रोन का सिग्नल जैम करने की कोशिश की गई। रूस के EWS अटैक से ड्रोन का ऑटो पायलट बंद हो गया और इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट करना पड़ा। दूसरे Su-27 ने 6 बार ड्रोन की नोज के करीब से उड़ान भरी। ये ड्रोन से 19 फीट दूर था। पेंटागन के मुताबिक यूरोप के देशों को संदेश भेजा जा चुका है कि अमेरिकी सेना का पूल कम किया जाएगा। इसका मतलब सिर्फ जवान हटाना नहीं है, क्योंकि वहां जवान जंग के लिए नहीं बल्कि सिस्टम ऑपरेट करने के लिए तैनात होते हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका डिफेंस सर्विलांस सिस्टम, एयरक्राफ्ट, EWS, साइबर, सैटेलाइट से जुड़े सभी तरह के उपकरण वहां से घटाएगा। हालांकि यह भी आश्वासन दिया गया है कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका तैयार रहेगा, लेकिन यूरोप इस पर भरोसा नहीं कर रहा है। और यूक्रेन का मोर्चा रेडियो एक्टिव खतरे के मुहाने पर खड़ा है। नेटो ने कहा है कि रूसी फौज डिप्लीटेड यूरेनियम वाले हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। पुतिन न्यूक्लियर हमले की तैयारी में जुटे हैं। यूक्रेन ने भी नेटो की रिपोर्ट की पुष्टि की है। कुछ दिनों पहले यूक्रेन ने चेर्निहिव इलाके में रूस के शाहिद सुसाइड ड्रोन को मार गिराया था। ड्रोन के मलबे की जांच में पता चला कि रूसी सेना ने इस ड्रोन के ऊपर R-60M एयर टू एयर मिसाइल को मॉडिफाई करके फिट किया था। इस मिसाइल के वॉरहेड की जांच में रेडिएशन पाया गया, जिसमें डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया था। डिप्लीटेड यूरेनियम परमाणु बम नहीं है, लेकिन खतरनाक जरूर है, क्योंकि जब डिप्लीटेड यूरेनियम वाला शेल या मिसाइल किसी टारगेट से टकराता है तो भीषण आग लग सकती है, जिसके बाद यूरेनियम की रेडियो एक्टिव डस्ट आसपास फैल जाती है। ये धूल सांस या पानी के जरिए इंसानी शरीर में चली जाए तो किडनी खराब करने से लेकर कैंसर तक का खतरा पैदा कर सकती है। यूरेनियम इतना भारी और सख्त होता है कि इसके जरिए बनी मिसाइलें किसी भी मजबूत बख्तरबंद गाड़ी को आसानी से चीर सकती है। और फीफा वर्ल्ड कप पर इबोला वायरस की काली छाया मंडरा रही है। कांगो में बढ़ते संक्रमण के बीच फुटबॉल विश्व कप की तैयारियों पर असर पड़ गया है। वजह इबोला वायरस। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो ने विश्व कप की तैयारी के तहत होने वाला 3 दिन का ट्रेनिंग कैंप और फैन इवेंट रद्द कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि इस बार फैल रहा इबोला वायरस पहले से अलग और ज्यादा खतरनाक है। इबोला वायरस के इस वेरिएंट का नाम बंडीबोग्यो है और सबसे बड़ी चिंता यह है कि इसके लिए अभी कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। WHO के मुताबिक संभावित वैक्सीन तैयार होने और उपयोग तक पहुंचने में 6 से 9 महीने तक लग सकते हैं।